जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान। आज 23 जनवरी 2023 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जनता खबर की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। जनता दल आई राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने भी सभी को आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने बताया कि नेताजी तो विश्व के नेता थे। जब उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया तो भारत के विभिन्न देशों ने नेताजी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता दिया, आजाद हिंद सरकार को मान्यता दिया। ऐसे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लोगों के दिलों की धड़कन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरकारों ने प्रयास नहीं किया सच्चाई बताने की। आज हालात ये हैं कि नेताजी जैसी शख्सियत कहां है, कैसे है, किन हालातों में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी का रहस्य क्या है, सरकारें नहीं बता पा रही हैं। आशा है आने वाले समय में जन आंदोलन खड़ा होगा, संपूर्ण क्रांति के लोग आगे बढ़ेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, इंसानियत और इंसाफ को चाहने वाले लोग बढ़ेंगे, लोकतंत्र और भारतीय संविधान को मानने वाले लोग आगे बढ़ेंगे और नेताजी की गुमशुदगी पर से पर्दा हटाएंगे। नेताजी का जो रहस्य है उस पर से पर्दा हटाएंगे। आज हमारे सामने हमारे पास ये कुछ अखबार का अंश में देख रहा था, तो देखा इसमें दैनिक जागरण में छपा हुआ है, क्रांति का जज्बा जगाने आए थे नेताजी। उसमें कुछ संस्मरण उनके उल्लेख किए गए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आजाद हिंद फौज का गठन कर युवाओं में देशभक्ति और फिरंगियों के विरुद्ध आक्रोश की अलग जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस लखनऊ में भी आए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा बुलंद करने वाले महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस 20 नवंबर 1938 को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ के हिवेट रोड स्थित बंगाली क्लब आए थे। उनको बंगाली क्लब और युवक समिति ने अभिनंदन पत्र देने के लिए आमंत्रित किया था। लखनऊ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष का पद देश के लोगों में सर्वोपरि माना जाता था। बंगाली क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार बनर्जी कहते हैं कि 83 साल बाद भी सुभाष चंद्र बोस को दिए गए अभिनंदन पत्र की प्रतिलिपि और क्लब के सदस्यों के साथ खिंचवाई गई फोटो मौजूद हैं लखनऊ के बंगाली क्लब में। बंगला भाषा में लिखे अभिनंदन पत्र में नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। बंगाली क्लब परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को भी संबोधित किया था। लखनऊ बंगीय नागरिक समाज के अध्यक्ष पीके दत्ता ने बताया कि वह अमीनाबाद के झंडे वाला पार्क में भाषण देकर युवाओं के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगा गए थे, जो जज्बा आज तक भी मौजूद है 83 सालों बाद भी। उसी दौरान लखनऊ के एसके वर्मन व टीपी दत्ता आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। 1940 में आए थे नेताजी। शहीद स्मृति समारोह समिति के महामंत्री उदय खत्री ने बताया कि उनके पिता और काकोरी केस के क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री ने 1940 में सुभाष चंद्र बोस का लखनऊ में दौरा करवाया था। पिताजी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सदस्य और यूपी फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव रहे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी में भी पिताजी सदस्य थे। उन्होंने बताया कि लखनऊ दौरे के दौरान अमीनाबाद के घंटा घर पार्क में विराट सभा को संबोधित किया था। 23 जनवरी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर बंगाली क्लब में आयोजन होगा। क्लब के अध्यक्ष अरुण बनर्जी ने बताया कि शाम 7 बजे माल्यार्पण होगा।
प्रवासी बंगीय समाज के सचिव आलोक मित्रा ने बताया कि सुबह 11 बजे कानपुर एलडीए कॉलोनी के नेबरहुड पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। आज तो चौतरफा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण हो रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। विभिन्न संगठनों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस 23 जनवरी के जन्मदिवस पर सार्वजनिक अवकाश करने की भी मांग किया हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए, उनकी आदर्शों, सिद्धांतों, विचारों से जुड़े हुए पत्रकार फिरोज खान, जनपद उन्नाव पूर्वा के पत्रकार फिरोज खान ने भी सभी को दिली मुबारकबाद दिया हुआ है। उन्होंने बताया उनके पिताजी फॉरवर्ड ब्लॉक में किस तरीके से रहते थे। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में उन्होंने बताया। फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए तमाम लोग उस समय के उनके परिवारों में, मित्रों, यारों, नाते रिश्तेदारों में आज भी नेताजी के प्रति बहुत बड़ा सम्मान है। सारी पार्टियों से ऊपर नेताजी को मानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को है। इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं उनके जीवन के विषय में जान सकें। इस दिन लखनऊ से सभी 500 केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। इसमें सीबीएसई, आईएससी, नवोदय, यूपी बोर्ड के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता का नोडल केंद्रीय विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता में पूरे देश के 50,000 से अधिक बच्चे प्रतिभाग करेंगे। केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर और डालीगंज को नोडल बनाया है। एक नोडल केंद्र पर सीबीएसई विद्यालय के 70 व नवोदय से 10 और नोडल केंद्रीय विद्यालय से 20 छात्र प्रतिभाग करेंगे। केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर के प्रधानाचार्य डॉक्टर सीबीपी वर्मा ने भी बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता का विषय एग्जाम वॉरियर है, जो प्रधानमंत्री की पुस्तक से है। 5 सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाने वालों को पुस्तकें व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये केंद्रीय विद्यालयों में कार्यक्रम होगा, उसके संदर्भ में है। अब जो 2 दिन का कार्यक्रम चला, प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 2 दिन से एक सम्मेलन चल रहा था। 22, 21, 22 2 दिन सम्मेलन रहा चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स लखनऊ में। संख्या सीमित रही। सीमित का कारण यह रहा कि मुख्य सम्मेलन तो इनका होगा 1, 2, 3 अप्रैल को। उसकी एक तरीके से तैयारी बैठक रही, लेकिन तैयारी बैठक में भी विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ। देश की राजनीति पर चर्चा हुआ। देश में विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कायस्थ समाज की उपेक्षा पर चर्चा हुई और विभिन्न दलों की उपेक्षा पर भी चर्चा हुई कि किस प्रकार से राजनीतिक दल कायस्थों की उपेक्षा कर रहे हैं। परंतु कायस्थ समाज के विभिन्न बुद्धिजीवियों ने निर्णय ले लिया, संकल्प ले लिया कि कुछ भी हो, अब इस देश का कायस्थ, भारत का कायस्थ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप, आसाम तक का कायस्थ जनता दलाई की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और माननीय किरण सिन्हा से विभिन्न कायस्थ संगठनों के प्रतिनिधियों ने मांग की, बात रखी कि इस बार जनता दल आई पूरे देश से कायस्थों की भागीदारी की आबादी के अनुपात में थे। कायस्थ समाज की भागीदारी आबादी के अनुपात में हो। आबादी लगभग 15% है। बात सही है 100%। कायस्थों का आरक्षण हो 15%, ऐसी मांगे उठी। ये भी नारे लगे, राष्ट्रपति में बाजी मारी है, प्रधानमंत्री में किरण सिन्हा की बारी है। माने 2022 का चुनाव हुआ जून में
उसमें राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा जी विपक्ष के उम्मीदवार बने, हारे जीते अपनी जगह। उसी प्रकार से 2024 में संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार होंगी माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन इस बार प्रतिभागियों कांग्रेस नेताओं ने कहा, कह दो सोलों से, कह दो चिंगारी से, फूल खिले हैं अब की बड़ी तैयारी से। माने 22 चला गया, धुप्पल में चला गया, नहीं समझ पाए कि क्या सचमुच कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए थे। उसके बाद पहला मौका था 75 सालों के बाद लगभग, जब यशवंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री रह चुके, तो उम्मीदवार बनाया गया। कायस्थ समाज के विभिन्न संगठनों को, विभिन्न नेताओं को इस बात का भान नहीं था कि नहीं, कायस्थ भी राष्ट्रपति का प्रत्याशी हो सकता है। यह दीगर बात है 75 साल पहले जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए, लेकिन चूंकि कायस्थ समाज की स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि राजनीति में इतना छला गया और दूसरों को राजनीति में ढोता रहा, लाता रहा, कि वह भूल ही गया कि हम भी राष्ट्रपति के दावेदार हो सकते हैं, कि कायस्थ भी प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। लेकिन श्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का प्रत्याशी संयुक्त विपक्ष के द्वारा बनाए जाने पर कायस्थ समाज का स्वाभिमान जागा है। स्वाभिमान रैली की तैयारी हो रही है, स्वाभिमान यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सहित चित्रगुप्त सेना, विभिन्न चौधरी किरण सिन्हा विभिन्न संगठनों के द्वारा। और निर्णय लिया जा रहा है कि 2024 में माननीय किरण सिन्हा जी की ताजपोशी करना है, प्रधानमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री पद के लिए। माननीय किरण सिन्हा जी ने अति पिछड़ों के लिए मांग दोहराई है, अति पिछड़ों को आरक्षण लागू किया जाए, अति पिछड़ों को उनकी भागीदारी, उनकी संख्या की आबादी के अनुरूप भागीदारी दी जाए, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी रिपोर्ट लागू की जाए, छेदीलाल साथी आयोग को संज्ञान में लिया जाए, कर्पूरी ठाकुर फार्मूले को लागू किया जाए और जस्टिस रोहिणी आयोग पर से धूल हटाई जाए। जस्टिस रोहिणी आयोग की आखिर कब तक वो टलता रहेगा? 6 महीने 6 साल हो रहे हैं, आखिर क्यों नहीं जस्टिस रोहिणी आयोग की भी रिपोर्ट जनता के सामने लाई जा रही है? शीघ्र रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जनता के सामने लाई जाए। इन सब बातों पर माननीय किरण सिन्हा जी ने विस्तार से प्रकाश डाला हुआ है। तैयारियां चल रही हैं सरकार बनाने की 2024 में। बिहार से भी खबर है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी जनता दल यूनाइटेड, अगर कहीं कोई समीकरण बढ़ता है, अभी तो प्रयास माननीय किरण सिन्हा जी का है कि सभी जनता दल परिवार एकजुट, लेकिन जो आंतरिक सूत्र बता रहे हैं, जो दिल्ली और पटना से खबर छन के आ रही है, वो यह है उपेंद्र कुशवाहा जनता दल आई के साथ आ सकते हैं, जनता दल आई का दामन थाम कर बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। इसलिए माननीय किरण सिन्हा की तरफ उपेंद्र कुशवाहा बढ़ रहे हैं। बिहार में अच्छी स्थिति, और बिहार में बक्सर में आचार्य शिव पूजन सहाय 21 तारीख को शिव पूजन सहाय जी का पुण्यतिथि थी, 60वीं पुण्यतिथि। बक्सर के प्रख्यात क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अगुवा रहे, प्रख्यात समाजवादी विचारक नेता, समाजवाद के अग्रदूत, समता के अग्रदूत, जन जागरण के अग्रदूत, साहित्यकार, पत्रकार आचार्य शिव पूजन सहाय। लोग उनकी तुलना गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ करते हैं। जिस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी ने काम किया समाज को जगाने का, कलम के माध्यम से, अपने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से,
ठीक वैसे ही समाज को जगाने का काम शिव पूजन, आचार्य शिव पूजन सहाय ने बक्सर में किया। तो ये कुछ समाचार। टीका टिप्पणी उपेंद्र कुशवाहा पर चल रही है आने जाने की। नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा तो कई बार आ चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन जब से उन्होंने ये कहा कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तब से बिहार में हलचल बढ़ गई। और हलचल यहां तक की बढ़ी कि कुछ लोग तो ये सियासी चर्चा कर रहे हैं कि पहले जो उत्तर प्रदेश में होता है वही फिर बिहार में हो जाता है। तो भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो 2014 में एक पार्टी जिसने नारा दिया तिलक तराजू तलवार, उनके जूता मारो चार, एक भी सीट नहीं मिली, शून्य हो गई। 2019 में जिसने नारा दिया, क्या नारा दिया? भूरा बाल साफ करो, शून्य हो गए वहां बिहार में। ये दीगर बात रही कि बाद में कहते रहे हमें माफ करो, माफी भी मांगते रहे। उसी प्रकार से चर्चा ये चल रही है कि विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी के जो लोग समर्थक हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि 2022 में जिस प्रकार से एक भारी भरकम बड़ी पार्टी सत्ता में रही, उत्तर प्रदेश में एक सीट पर सिमट गई, वही बिहार में होने वाला है। जिस प्रकार से पहले 14 यूपी ने दोहराया, 19 में बिहार ने दोहराया, वही पार्टी जिस प्रकार से बिहार में नारे दिए, यूपी में नारा दिया, फिर बिहार में नारा दिया गया। यूपी में 22 के विधानसभा सीट में एक सीट पर सिमट गई, 14 में 0 हुई लोकसभा में, तो 19 में बिहार में लोकसभा में 0 हो गई। 22 में विधानसभा में एक सीट पे आई है, तो बिहार में लोग कह रहे हैं कि अब वह बड़ी पार्टी जो 19 में 0 पे सिमट गई थी, वह 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसमें भी 1 या 2 सीटों पर सिमट जाएगी, ऐसा वहां के सूत्रों का कहना है। पटना की सियासी गलियारों में जो खबरें तैर रही हैं, ये हालात है। हालांकि माननीय किरण सिन्हा जी जनता दल परिवार को एकजुट करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। अखबारों में बहुत विज्ञापन होता है, पूंजीवाद बढ़ता, पूंजीवाद बढ़ता, विज्ञापन का शंखनाद। पाकिस्तान में मतांतरण के लिए हिंदू युवती का अपहरण हुआ है, फिर दुष्कर्म हुआ है। ये पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का जुल्म बेलगाम जारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक जागरण कह रहा, 23 जनवरी का लखनऊ अंक जो मैं पढ़ रहा हूं। दक्षिणी सिंध प्रांत की एक विवाहित हिंदू युवती को अगवा करके इस्लाम कबूल करने के लिए डराया गया, धमकाया गया। जब वह अपना धर्म बदलने के लिए नहीं मानी तो उसके साथ 3 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। सवाल है क्या कर रहे हैं हिंदुओं के ठेकेदार और क्या कर रही है भारत की सरकार, हिंदुओं की सबसे बड़ी पक्षधर सरकार। इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में पीड़ित हिंदू युवती ने बताया कि उमरकोट जिले के समराव कस्बे में उसके साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। एक स्थानीय हिंदू नेता ने बताया कि रविवार तक मीरपुर खास की पुलिस लड़की के बताए आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकी है। रिपोर्ट दर्ज कराने के इंतजार में युवती और उसके परिवार के सदस्य पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठे हैं। विवाहिता ने बताया कि उसका अपहरण इब्राहिम मंगारियो और पुन्नो मंगारियो और उसके साथियों ने किया था। पहले से शादीशुदा हिंदू युवती ने वीडियो में बताया कि पहले उसे डराया धमकाया गया और इस्लाम कबूल करने को कहा गया था। जब वह इसके लिए नहीं मानी तो 3 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसने बताया कि वह बड़ी मुश्किल से भागने में कामयाब हो पाई। सिंध में युवा हिंदू लड़कियों का अपहरण मतांतरण बड़ी समस्या बन चुका है। सिंध के थार, उमरकोट, मीरपुर खास, घोटकी और खैरपुर क्षेत्रों में बड़ी तादाद में हिंदू रहते हैं। पिछले साल जून में करीना कुमारी नाम की एक हिंदू किशोरी ने पाकिस्तानी अदालत को बताया था कि उसके बलपूर्वक इस्लाम कबूल करवाया गया और जबरन मुसलमान युवक से निकाह कराया गया पाकिस्तान में।
सिंध प्रांत में पीड़िता ने धर्म बदलने से इनकार किया तो 3 दिन तक हुआ दुष्कर्म। हेडिंग छपी है। फिर दूसरी हेडिंग, जान बचाकर युवती भागी, पुलिस ने अब तक नहीं दर्ज की रिपोर्ट। पाकिस्तान की खबर है। विनय बीसी विनय 85 दिन बाद कानपुर लौटे, संभाल सकते हैं कार्यभार। माने जुगाड़ बन गई, व्यवस्था बन गई, इंसाफ हो गया, न्याय हो गया। तो ये कुछ समाचार हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बहुत से कार्यक्रम आज हो रहे हैं विभिन्न स्थानों पर। ये एपीसीएन रोड पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज पर भी कार्यक्रम रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर, और भी विभिन्न कार्यक्रम हैं। और ये सब कार्यक्रम रहेंगे आज नेताजी की जयंती पर। और नेताजी के प्रति दीवानापन तो है ही समाज में, बड़ी स्वीकार्यता है नेताजी। और अब नेताजी को अब यह है, मानस पर स्वामी प्रसाद की टिप्पणी पर भड़के संत, अयोध्या में दी तहरीर। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी के उलट मानस को महान धर्म ग्रंथ बताया। माने एक ही पार्टी समाजवादी पार्टी, कोई कह रहा है महान धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, कोई कह रहा है बेकार, हटा दो, जला दो, ड्यूटी लगा दी गई है। सियासी हलकों में चर्चा हुई कि भाई ड्यूटी लगा दी गई है, स्वामी की ड्यूटी लगा दी गई है, तुम ऐसा बोला, और मनोज पांडे की ड्यूटी लगा दी, तुम ऐसा बोला, जिससे वोट बैंक दोनों को कवर करना है, इसका भी वोट लेना है, उसका भी वोट लेना है। वोट की राजनीति है। हाँ? बुनकरों को मिलेगा अनुदान, बैंक से ऋण भी दिलाएगी सरकार। माने अखबार में छपा है, अखबारी खबर है। हाँ, गन्ना किसानों का पेराई सख्त 2021-22 का 1246 करोड़ रुपए अभी बकाया है गन्ना संस्थानों का। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पा रही सरकारें। अब देखिए सरकारों को क्या कहा जाए, ये ऐसी सरकारें हैं कि कर नहीं पा रही हैं, जितना भुगतान करना चाहिए भुगतान नहीं कर पा रही। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पा रही है। औद्योगिक नगर न्याय की दुश्वारियां, अर्थव्यवस्था, हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर बढ़ना होगा आगे। अंत्योदय के संकल्प के साथ सामुदायिक राष्ट्रवाद को धार, शिक्षा रोजगार की नहीं परवाह, सीतापुर जल्द हवाई सेवा से जुड़ेगा योगी आदित्यनाथ, उसरी चट्टी कांड में मुख्तार के खिलाफ मुकदमा, लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर भाजपा को दिलाएं जीत। भूपेंद्र सिंह, कौन भूपेंद्र सिंह? जो एक खतौली नहीं जिता पाए। माने जो जाट बाहुल्य क्षेत्र खतौली है, वह सीट जो नेता नहीं जिता पाया, वो 80 सीट के लिए आह्वान कर, तो आह्वान कुछ भी कर सकता है, भाई किया जाए, ठीक है। ये भाजपा की कार्य समिति की बैठक हुई थी कल, तो उसका में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब एक विशेष जो लेख जो छपा हुआ है वो आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। ये लेख इन्होंने क्या छापा है, ये बलबीर पुंज जी है। तो बलबीर पुंज ने लेख ये छापा है, काल्पनिक नहीं है लव जिहाद का मुद्दा। क्या इन्होंने कहा है? बलबीर पुंज जी कह रहे हैं, यदि प्रेम जैसे निश्चल संबंध में कोई पहचान छिपाकर छल से किसी को झूठे प्रेम पास पे फंसाकर मतांतरण का दबाव डाले तो उसे लव जिहाद क्यों न कहें। अक्सर चर्चा में रहने वाले लव जिहाद के मुद्दे को स्वयं बुद्धिजीवी वर्ग खारिज करता आया है। इसी सिलसिले में 14 जनवरी को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर ने लव जिहाद को काल्पनिक बताते हुए इसे दक्षिणपंथी संगठनों के दिमाग की उपज बताने का प्रयास किया। क्या वास्तव में लव जिहाद जैसा कुछ है, या फिर यह इस्लामोफोबिया से जनित एक मिथक है? इसकी पड़ताल से वास्तविकता सामने आ ही जाएगी। निस्संदेह किसी सभ्य समाज में प्रेम संबंधों के बीच धर्म या मजहब की दीवार आड़े नहीं आनी चाहिए, किंतु यदि प्रेम जैसे निश्चल संबंध में कोई अपनी पहचान, मजहबी पहचान छिपाकर छल से किसी को झूठे प्रेम पास में फंसाकर मतांतरण का दबाव डाले तो फिर क्या उसे लव जिहाद जैसी संज्ञा देना अनुचित होगा? वैसे भी यह शब्द पहली बार भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों के बजाय दक्षिण के उन इलाकों
से सुनने में आया था, जहां भाजपा का प्रभाव अत्यंत सीमित या ना के बराबर है। अब जरा बीते दिनों के कुछ उदाहरणों पर गौर कीजिए। लखनऊ में चांद मोहम्मद ने सुशील मौर्य की फर्जी पहचान के साथ एक हिंदू युवती से शादी रचाई और फिर उसे तमाम तरह से प्रताड़ित किया, जिसमें उसे गोमांस तक खिलाने का आरोप है। प्रयागराज में ही मोहम्मद आलम ने अनुज प्रताप सिंह उर्फ सोनू बनकर न केवल एक 21 वर्षीय नर्सिंग छात्रा के साथ संबंध बनाए, बल्कि अपने भाइयों के साथ भी ऐसा करने का दबाव डाला। बिहार के वाल्मीकि नगर में एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि जाकिर ने पहचान बदलकर उसके साथ प्रेम का प्रपंच रचा और उसका यौन शोषण किया। ऐसी सूची अंतहीन होती जाएगी। तमाम मामले कानूनन दर्ज हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष देश में 150 से अधिक लव जिहाद के मामले आए। इनमें से 99 में मुस्लिम युवकों ने अपनी मजहबी पहचान छिपाकर अधिकांश हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इनमें 6 ने तो अपने वैवाहिक होने की जानकारी तक छिपाई। वहीं 43 मामलों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने से लेकर गोमांस खिलाने और अपने मित्रों या सगे संबंधियों से दुष्कर्म तक करवाने या फिर अश्लील वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देने का आरोप था। इनमें 7 पीड़िताएं अनुसूचित जाति जनजाति समाज से हैं। भारत में अंतर मजहबी प्रेम विवाह न तो नया है और न ही कोई अपराध, किंतु ऐसा क्यों है कि अब सामने आ रहे तमाम मामलों में लड़का ही मुसलमान और लड़की हिंदू, सिख या ईसाई आदि होती है। वर्ष 2012 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में बताया कि 2019 से 12 के बीच 2687 गैर मुस्लिम महिलाएं, 2195 हिंदू और 492 ईसाई इस्लाम में मतांतरित हुई। केरला की बात है ये, जिनमें विवाह ही मूल कारण रहा। स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में प्रेम के बजाय इस्लाम के विस्तार का मजहबी भाव अधिक होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये हिंदुओं के ठेकेदार क्या करते रहते हैं। शायद इसी कारण लव जिहाद जैसी शब्दावली का जन्म हुआ। इसमें मजहबी सवाब पाने हेतु उस तकैया का अनुसरण किया जाता है जिसमें छल कपट वाजिब है। इसलिए भारत में जितने भी लव जिहाद के मामले आते हैं, उनमें अधिकांश मुस्लिम अपनी इस्लामी पहचान छिपाने हेतु बिना किसी कुफ्र बोध के माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और हिंदू नामों आदि का उपयोग करते हैं। डेमोग्राफिक इस्लामाइजेशन नॉन मुस्लिम्स इन मुस्लिम कंट्री नामक एक दस्तावेज में फ्रांसीसी विद्वान फिलिप फार्ग्यूस ने बताया कि कैसे प्रेम और विवाह के माध्यम से इस्लामीकरण किया जा रहा है, और अब प्रेम विवाह इस्लामीकरण की सतत प्रक्रिया में वही भूमिका निभा रहा है जो काम अतीत में बलपूर्वक किया जाता था। इस्लाम शोधार्थी हमास मुनीर ने हाउ इस्लाम स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड शीर्षक से तैयार शोध पत्र में उल्लेख किया है। इस्लाम के प्रसार में मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच अंतर मजहबी विवाह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया से इस्लाम में मतांतरित होने वाले लोगों में सर्वाधिक महिलाएं थीं। इस्लामी इतिहासकार क्रिश्चियन सी सहनार ने क्रिश्चियन मार्टियर्स अंडर इस्लाम, रिलीजियस वायलेंस एंड मेकिंग ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में लिखा है, इस्लाम शयन कक्ष के माध्यम से ईसाई दुनिया में फैला। ऐसे तमाम उद्धरणों से स्पष्ट है कि गैर मुस्लिम महिलाओं से मुस्लिम पुरुषों का विवाह विशुद्ध मजहबी एजेंडा है, और यह केवल भारत तक सीमित नहीं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की नेता सारा चैंपियन ब्रिटिश संसद में मुस्लिम युवकों, अधिकांश पाकिस्तानियों द्वारा ईसाई और सिख युवतियों के संगठित यौन शोषण का मुद्दा उठा चुकी है। स्मरण रहे कि देश में लव जिहाद के लेखक यदि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य हिंदूवादी संगठन मुखर हैं, तो अन्य वर्गों के साथ ही कुछ कम्युनिस्ट कांग्रेस नेता भी इस मुद्दे पर आवाज उठा चुके हैं। जुलाई 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंद राज्य में योजनाबद्ध ढंग से मुस्लिम युवकों द्वारा विवाह के माध्यम से हिंदू ईसाई युवतियों के मतांतरण का उल्लेख कर चुके हैं। केरल उच्च न्यायालय भी समय समय पर इस संबंध में सुरक्षा एजेंसियों को जांच के निर्देश दे चुका है। यही नहीं, लव जिहाद के खिलाफ केरल के ईसाई संगठनों ने वर्ष 2009 में सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अधिकांश अंतर मजहबी प्रेम संबंधों या विवाहों में पुरुष मुसलमान और महिला गैर मुस्लिम क्यों होती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम से बाहर उनकी शादी वर्जित है। यह मजहबी पाबंदी मुस्लिम समाज का अकाट्य हिस्सा आज भी है। अमेरिकी शोध संस्था प्यू के अनुसार मुस्लिम परिवारों में पुत्रों द्वारा किसी गैर मुस्लिम से विवाह की स्वीकार्यता काफी सघन है, लेकिन वे अपनी पुत्रियों का अंतर मजहबी विवाह या तो बहुत कम पसंद करते हैं या इसकी सख्त मनाही है। भारत में भी स्थिति इससे अलग नहीं है। क्या यह मजहबी निषेधाज्ञा किसी भी सूरत में आधुनिक या उदार कही जा सकती है? क्या कोई समाज इस तरह की मजहब प्रेरित धोखेबाजी को प्रेम की संज्ञा देकर सभ्य होने का दावा कर सकता है? ये बलवीर पुंछ जी ने लेख लिखा है दैनिक जागरण में। लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और ये लपटे हाथ का मुद्दा उठता रहता है, गाहे बगाहे घटनाएं घटित होती रहती। एक बात विचारणीय है कि क्या भारत में या भारत से बाहर क्या धर्म छिपा करके ही शादियां की जा रही हैं? जाति छिपा कर क्या शादियां नहीं की जा सकती हैं? सच्चाई ये है कि जहां एक ओर धर्म छिपा करके अगर शादियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जाति छिपा कर भी शादियां की जा रही हैं। लेकिन जाति छिपाने के मसलों पर मीडिया काम नहीं कर रही। जो समाज सेवी बंधु हैं वह भी उन विषयों पर काम नहीं कर रहे, और शायद इसीलिए जो जाति छुपा करके शादियां की जा रही हैं उनकी चर्चाएं ना तो मीडिया में हो रही हैं ना समाज में हो रही हैं। तो जब जाति गणना हो रही है तो इस पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए कि जो शादियां जाति छुपा कर की गई हैं उनको भी प्रकाशित किया जाए, उनको भी सार्वजनिक किया जाए कि ये अंतरजातीय विवाह हुए हैं और इनमें जाति छुपा करके किया गया है। ऐसा जनता खबर की सोच है। अब एक दूसरा समाचार एनबीटी भी हमारे पास आ गया है, इसको भी एक झलक देख लेते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। आस्था का अपमान करने वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई, इसके बारे में कह रहे हैं। कुछ लोग संविधान को से ऊपर भी समझते हैं, या रिजिजू कह रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई हम तो गौमांस खाएंगे, गौमांस खाना बुरा नहीं है, ऐसा ही। और उदित राज ने भी भाजपा के सांसद रह चुके, उन्होंने भी गौमांस को उचित ठहराया था। और शहर को बादलों ने घेरा, 3 दिन तक रहेगा डेरा, ऐसा एनबीटी कह रहा है। कानपुर हाईवे पर बेकाबू डंपर ने ली 6 लोगों की जान। कत्ल के 21 साल बाद मुख्तार पर दर्ज हुई एफआईआर। मारे गए ठेकेदार के पिता की तहरीर पर हुआ एक्शन, इतने दिन बाद हो रहा है। और ये मोदी योगी के काम, ले राम का नाम, लड़ेंगे 80 का संग्राम। ये समर्थकों कार्यकर्ताओं का सिजरा जुटाएगी भाजपा। भैया देखिए तो ये सिजरा कैसे जुटाएंगे भाई, ये सिजरा का इनका क्या प्रकरण चल रहा है। इन्होंने क्या कहा है कि हार ने बताया अभी और परिश्रम की जरूरत, भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए मेरा घर 24 घंटे खुला, केशव मौर्य कह रहे हैं। कभी जाकर के देखिए भाई 24 घंटा कैसे खुला रहता है। और ये इसमें कुछ आज के समाचार पत्रों इसमें भी इन्होंने कहा है कि भाई कहाँ कहाँ कार्यक्रम होंगे, वो इन्होंने भी छापे हुए हैं कि कब कहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा। और एनबीटी ने एक कृष्ण बिहारी नूर की एक शेर छापी हुई है। बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, जो रोज भेष बदल कर मेरी तलाश में है, ये और बात की पहचानता नहीं, मुझे सुना है एक सितमगर मेरी तलाश में है। तो अब ये स्थिति हालात तो है ही, इसको किसी दूसरे शायर ने यूं कहा है कि हर हाथ में पत्थर है, यहाँ हर हाथ में पत्थर है, और जो बच जाए ये उसका मुकद्दर है। बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत अन्याय है, अत्याचार है, आतंक है, जातिगत, धर्मगत, पूंजीगत, हर प्रकार का अन्याय, अत्याचार, आतंक है, लेकिन जो बच जाए ये उसकी मुकद्दर है।
तो आज पुनः सबको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।